नमस्कार साथियों, अजमल टॉक फॉर यू में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ नए मेहमान है राजस्थान चीता मेरात काठात समाज के अध्यक्ष साहब मोहम्मद कर्नल सलीम काठात जी। कैसे हो? नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सर, समाज को हरदम ही एक जब भी कोई नया चुन के आता है, सबको कुछ ना उम्मीद रहती है। यानी हम किसी को समर्थन करते हैं तो कुछ न किसी उम्मीद से समर्थन करते हैं। और अभी भी फिलहाल आपसे बहुत कुछ उम्मीद है। तो सर, मैं जानना चाहूंगा कि 3 साल के सबसे बड़े 3 सपने कौन से हैं आपके, जो आप समाज के लिए भागदौड़ के लिए, मतलब आप, एक होता है ना कि हम किसी फील्ड में जाते हैं तो उसकी तैयारी लेके जाते हैं, तो क्या 3 ऐसे बड़े बिल्कुल। प्लान है जो समाज को फायदा पहुंचाएंगे? अपनी स्कूल, अपना कॉलेज, अपना हॉस्पिटल, अपना मार्केट, 4 हो गए। जी जी बिल्कुल। तो सर, कितना, क्योंकि टाइम कम है, यानी ऐसा नहीं कि पॉलिटिक्स में या राजनीति में 5 साल का वक्त मिलता है, कोई जीत के आता है दोबारा मिलता है, लेकिन आपके पास बहुत कम वक्त है, उसमें आपको बहुत भागदौड़ और बिल्कुल। बहुत मेहनत करनी है, तो कैसे ये पॉसिबल होगा? हम अगर हमारे पास सेटिस्फाइड होंगे तो डेफिनेटली बहुत ही जल्दी, ये 3 साल तो ज़्यादा टाइम हो गया, मेरे साल में कर देंगे। जी सर, हम यही उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही जल्दी इसके हेलो। ऊपर काम शुरू करें और समाज के युवाओं को फायदा मिले इस चीज से। दूसरी चीज सर, हम सुनते हैं कि गौरव सेनानी नहीं, देखो, विकास समिति हमें के बारे में कुछ बताइए। सभी युवाओं को जानकारी नहीं है गौरव सेनानी विकास समिति, ये मतलब इसको थोड़ा विस्तार से समझाएंगे ताकि इसको क्या प्रोडक्ट बनते हैं या क्या इसकी मार्केटिंग है? गौरव विकास समिति एक्चुअली क्या है, हमारा मार्केट में वो अब तक सारे के सारे उपभोक्ता बन करके बैठे हुए हैं। कोई भी हमारा मगरावासी अभी तक उत्पादन में नहीं आया है। तो हम चाहते हैं कि जी क्यों हम सिर्फ उपभोक्ता ही बन करके रहें, हम उत्पादन क्यों? तो उत्पादन में आएंगे तो दूसरा पैसा हमारे पास में आएगा। अभी हमारा पैसा एक हाथ से आता है, दूसरे हाथ से चला जाता है, वन वे, मतलब हमारे हाथ से गया हुआ पैसा वापस हमारे पास में नहीं आता है। तो उस सिस्टम सही को सही। एक डेवलप करने के लिए हमें प्रोडक्शन में आने की सख्त जरूरत है। तो अगर हम प्रोडक्शन में आएंगे तो दूसरों का पैसा हमारे पास में आएगा। हमारे पास अभी तक सिस्टम क्या है कि एक साइड से जा रहा है, आने वाला कोई रास्ता नहीं है। तो हम आने वाला रास्ता खोलना चाह रहे हैं। तो हमारा प्लानिंग यही है कि किसी प्रकार से हम प्रोडक्शन के अंदर आकर करके हमारे युवाओं को एक तो हम आत्मनिर्भर बना सके। आज आप फॉरेन के अंदर बैठे जी हो, घर से के हजारों किलोमीटर दूर बैठे हो, तो हम चाहते हैं कि जो मॉल आप वहां पे चला रहे हो वो मॉल आप यहाँ पे चलाएं। एक्सपीरियंस तो आपके बिल्कुल पास बिल्कुल। में है ही है। तो इस प्रकार के जी काम हम क्या, जब तक हम खुद नहीं जगेंगे और अपने स्वयं रोजगार के लिए खुद खड़े नहीं होंगे, तब तक हम दूसरों पे कब तक डिपेंड रहेंगे? तो ये डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए तो सर, हमने गौरव सेनानी विकास समिति का निर्माण किया है। और इसके थ्रू हम अपना कुटीर उद्योग और प्रोडक्शन, अपनी स्कूल, अपना कॉलेज, अपना हॉस्पिटल, ये एक ऐसा चीज है जिसके थ्रू हम बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं। अब सिर्फ युवाओं को समझने की जरूरत है। युवा क्या अभी तक डिस्टेंस बनाए हुए हैं। डिस्टेंस का रीजन क्या है ये तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि युवा अगर जिस दिन हमारे इस सिस्टम को जान लेंगे, समझ लेंगे और हमारे साथ में खड़े हो जाएंगे, तो आप 3 साल बोल रहे हो, मैं 3 साल नहीं बोलता रहा हूँ, मैं 1 साल के अंदर अपने कॉलेज, अपना हॉस्पिटल और अपना जो भी हम चाहेंगे वो प्रोडक्ट हम मार्केट के अंदर लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल जरूरत सर। है हमारे सर, युवाओं को हमारे जो प्लान है उसको समझने की। अब आज क्या कि कुछ आप जो विदेशों में बैठे हैं वो तो बाहर की कंट्रीज को देख रहे हैं, उनको तो पता है कि दुनिया कितनी लंबी चौड़ी है और क्या हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ पे लोकल एरिया में रहने वाले हैं, वो जो अपना आसपास का एरिया उसी को देखते हैं। और उसके अंदर क्या कि उनका ब्रेन और उनका माइंड जो वो ओपन नहीं हो पाता। इसकी वजह से कोई भी लोग उनको आकर करके थोड़ा बरगला देते हैं कि नहीं यार, ऑल दीज आर नॉट पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो वो बोल देते ओके ओके यार, नहीं हो सकता, आपने बता दिया नहीं हो सकता तो नहीं होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इम्पॉसिबल जो अपने आप में बोलता है कि आई एम पॉसिबल। सर दूसरी चीज कि आप भी आर्मी से रिटायर हो माशाल्लाह, और आपको इस तकलीफ से आप गुजरे होंगे और आप अच्छे से महसूस कर पाओगे कि अभी जो मंगरा के अंदर युवा जो सुबह 4 बजे उठकर सड़कों पे दौड़ते हैं और वो एक हाँ। सपना लेके कि देश सेवा की, मतलब किसी भी फील्ड में जाने की तैयारी करते हैं। सर, हर कोई इस लायक नहीं होता है कि वो हर चीज में, मतलब जैसे होता है ना, एक भर्ती में गया, किसी चीज से बाहर निकल गया, हम्म। दूसरी बार ट्राई करता है, तीसरी, लेकिन तीसरी बार वो हिम्मत हार जाता है क्योंकि उसका बैकग्राउंड, फाइनेंशियली बैकग्राउंड इतना मजबूत नहीं होता है, इसलिए वो छोड़ देता है।
फाइनेंशियली उन बच्चों की क्या मदद हो सकती है सर, कि मतलब समाज की तरफ से कोई एकेडमी या उनको कोई फाइनेंशियली मदद मिले? जैसे 2019 या 20 में आपको याद होगा, अजमेर जब भर्ती थी तो बस से की थी समाज की तरफ से, लेकिन वो दोबारा वापस हाँ। कंटिन्यू नहीं हो पाया। अगर वो कंटिन्यू रहता तो शायद बहुत युवाओं का सपने और हो सकता है, पूरा हो सकता है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, मतलब फिलहाल आने वाले वक्त में? नहीं, देखो ऐसा है कि 2019 के अंदर जो भर्ती चल रही थी तो वो एक रेगुलर भर्ती थी। उसके अंदर जो बच्चा भर्ती हो जाता था तो उसको ये तो कॉन्फिडेंस था कि मैं 15 साल सर्विस करने के बाद में या उससे ज़्यादा सर्विस कर कर के मैं पेंशनेबल सर्विस लेकर के फिर ही मैं घर आऊँगा। और अभी क्या है, अग्नि 2022 से ये 2023 से तकरीबन अग्निवीर चालू हो गया। तो 22-23 के अंदर जो भर्ती हो रहे हैं उन बच्चों का अग्निवीर जैसे ही आया तो लोगों के अंदर फौज के अंदर जाने का जो क्रेज है वो 50% रिड्यूस हो गया है। उसका रीजन ये है कि 4 साल के लिए कोई बच्चा जाएगा तो आफ्टर 4 इयर्स देयर इज नो गारंटी कि वो रेगुलर आर्मी में जा पाएगा या नहीं जा पाएगा, या वो घर में 4 साल के बाद में अपने 12-13 लाख रुपए लेकर के घर आ जाएगा। तो इसकी वजह से हमारे बच्चे जो है अभी ज़्यादा तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो मैं तो बच्चों को ये कहूँगा कि आप तैयारी कीजिए और आप सिर्फ़ सोल्जर के लिए ही क्यों तैयारी करते हैं? आप पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए तैयारी कीजिए, आप आर्मी में और बाकी डिफेंसेस के अंदर ऑफिसर्स बनने के लिए तैयारी कीजिए। और तैयारी करने के लिए अगर हमारे को सारे युवा साथी सपोर्ट करेंगे, तो जैसे आपको मालूम है कि छात्रावास के अंदर हमने पहले कोचिंग क्लासेस चलाई थी, लाइब्रेरी चलाई थी, अकेडमी चलाई थी। वो अभी भी हम कंटिन्यू उनको कर सकते हैं और उसको लार्ज स्केल पे कर सकते हैं। लेकिन हर चीज़ को चलाने के लिए क्या इकोनॉमिकली सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है। आज इकोनॉमिकल सपोर्ट के लिए हमारे पास में युवाओं को अगर मोटिवेट करते हैं तो मोटिवेट डेफ़िनेटली वो हो जाएँगे। लेकिन उनको तो पीछे से कोई अगर मिसगाइड कर देगा, तो वो मिसगाइड भी जल्दी हो जाएँगे। तो सबसे पहले हमारे युवाओं को ये भरोसा होना चाहिए कि हमारे जो भी कमांडर बैठे हैं या लीडर बैठे हैं या हमारे जो भी कौम के अध्यक्ष वगैरह बैठे हैं, वो समाज के हित में ही काम करेंगे। तो उनको आगे आकर कर के जो भी हम प्लान बताते हैं, उस प्लान के अंदर अगर वो सपोर्ट करेंगे, तो जो भर्ती के लिए आज अकेडमी दूसरी जगह चल रही है, वो अकेडमी हम अपनी खुद चला सकते हैं और कम पैसों में चला सकते हैं। आज लोग तो क्या गारंटी वाले रीजन है बैच सर, चला रहे हैं जो कि पहले चल रही थी, वो जो एकेडमी चल रही थी, कोचिंग सेंटर चल रहा था, क्या वजह है कि बंद है या फिर ना के बराबर बच्चे हैं? नहीं, एक तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अकोमोडेशन की प्रॉब्लम है। कि हमारे को जितना अकोमोडेशन चाहिए उतना हमारे पास में अकोमोडेशन है नहीं। अगर वो अकोमोडेशन वहाँ पे बन जाता है और कुक हाउस हमारा प्रॉपर चलता है और हमारे इंस्ट्रक्टर वगैरह जो प्रॉपर आते हैं वहाँ पे, तो कोई वजह नहीं है कि वो बंद हो जाए। वो किसी वजह से बंद होने का मेन रीज़न तो ये है कि अग्निवीर आ गया था। तो अग्निवीर आने की वजह से बच्चों के अंदर जो क्रेज़ था, वो क्रेज़ खत्म हो गया। और दूसरी चीज़ ये थी कि जो प्राइवेट तौर के ऊपर जो अकेडमीज़ चला रहे थे, वो अकेडमीज़ वाले के उनको एक झांसा देकर करके वो गारंटेड भर्ती वाला एक बैच चलाते थे। और गारंटेड भर्ती के अंदर जबकि उनका लाइसेंस किसी जगह कुछ नहीं होता है और वहाँ कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन वो एक पैसे ऐंठने का एक तरीका उन्होंने बना रखा है कि आपका गारंटेड बैच है। अब गारंटेड बैच का मतलब तो ये हो गया और फिर लोगों से वो पैसे भी वसूलते हैं और बोलते हैं हम आगे देते हैं। और इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आर्मी के अंदर भर्ती होने के लिए किसी भी चीज़ को कोई भी पैसा देने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर इस प्रकार से कोई धांधली कर रहे हैं, तो वो हमारे समाज को लूट रहे हैं। नहीं सर, हमारा यही मकसद है कि जो बच्चे फाइनेंशियली उनका बैकग्राउंड मजबूत नहीं होता है, तो वो 1-2 भर्ती के बाद छोड़ देते हैं। भले ही वो अग्निवीर के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी समाज की तरफ से उनको इतना सपोर्ट मिलना चाहिए, सबका नहीं। कोई बच्चे को सेलेक्ट करो कि हाँ, ये वाक़ई इसकी बैकग्राउंड ठीक नहीं है, उसका फाइनेंशियली मजबूत नहीं है। उनको ज़रूर हेल्प होनी चाहिए कि फीस में या कहीं आने-जाने में वही खर्चा लगता है, ज़्यादा तो कुछ लगता नहीं, बाकी उसकी मेहनत वो करता है। दूसरी चीज़ सर, कि देखो आपने ऐसा बोला है कि मेडिकल लाइन में यानी हॉस्पिटल का, तो अभी हर दिन हमारे आसपास ब्यावर के अंदर या अजमेर के अंदर, ब्यावर के अंदर तो अपने लोग हैं जो व्यवस्था करवा देते हैं, लेकिन अजमेर की तरफ ब्लड बैंक की यानी ब्लड की रोज रिक्वायर्ड होती है। कभी 5 यूनिट चाहिए तो कभी 10 यूनिट चाहिए, रोज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। इसका कोई सॉलिड सॉल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि हमारी ज्यादा आबादी ब्यावर के आसपास रहती है। अजमेर में भी ये दिक्कत आती है। इससे निपटने के लिए क्या रास्ता है सर? ब्लड बैंक की व्यवस्था होनी चाहिए। मेरा ये मतलब आप मानना है कि अगर आप इसके ऊपर थोड़ा काम करोगे तो ये थोड़ी आसानी हो जाएगी। ब्लड तो हम देते हैं सब, लेकिन अस्थायी रूप से देखो मिलता नहीं जब ज़रूरत होती है।
बिल्कुल नहीं मिलता है। हमारे समाज के अंदर हर साल इसके ऊपर जब भी शहीदों की याद में युवा दिवस सेलिब्रेट करते हैं और इन बिटवीन भी कोई प्रोग्राम होता तो ब्लड डोनेशन का कैंप लगता है। और ब्लड बैंक सिर्फ गवर्नमेंट ही इसको रन कर सकती है या कोई हॉस्पिटल वाला ही रन कर सकता है। हम लोग सिर्फ डोनेट कर सकते हैं। डोनेट करने के बाद में वो बात हमारे हाथ की नहीं रहती और उसके लिए हमारे एक ग्रुप भी बना हुआ है, जो उस ग्रुप के तहत में बहुत से लोग अपना फायदा उठा भी रहे हैं और बहुत से को नहीं भी मिलता है। और अभी जैसे थोड़े दिन पहले ही बिल्कुल 14 तारीख को इन्होंने कैंप लगाया था और काफी अच्छी मात्रा के अंदर उन्होंने ब्लड डोनेट किया था। लेकिन अब ब्लड डोनेट करने के बाद में वो अजमेर में जाता है या ब्यावर में रहता है, लेकिन हर एक आदमी को तो पूरा का पूरा नहीं मिल पाता है। लेकिन फिर भी हमारे जितने युवा है वो हर टाइम इसके ऊपर तैयार रहते हैं और इसके ऊपर हमारी एक स्वास्थ्य समिति बनी हुई है। स्वास्थ्य समिति के काफी लोग उसके साथ में जुड़े हुए हैं और वो मदद कर रहे हैं। लेकिन जितनी हमारी पॉपुलेशन है और उतना ब्लड यहाँ पे कलेक्ट होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम युवाओं में एक जागृति पैदा करेंगे, एक अवेयरनेस का कैंप चलाएंगे, तो हर एक बच्चा जो क्या ब्लड डोनेशन से क्या फायदा होता है, उस फायदे से वो वाकिफ होएगा तो वो निर्भीक होकर करके बिना झिझक के अपना ब्लड डोनेट कर देगा। तो इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे और हमारी जो स्वास्थ्य समिति है उसको हम थोड़ा मजबूत करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सर। और और फिलहाल अभी हम प्लान फिलहाल प्रेजेंट टाइम में हमने हमने आज भी बात की है और आपने सुना भी, आपने हमें मैसेज किया पर्सनली, हमें बहुत अच्छा लगा। सोने चांदी की बढ़ती कीमतें, इसे हम कम तो नहीं कर सकते, ये तो शेयर शेयर बाजार के ऊपर चलता है। लेकिन हमारी समाज में एक बिल्कुल रिवाज है कि बेटी के माँ बाप बेटी की शादी के टाइम में उसके लिए कम से कम 5 से 6 तोला और ज्यादा से ज्यादा 12-12 तोला सोना मांगता है। तो इसके ऊपर एक लिमिट होनी चाहिए कि एक समाज की तरफ से, ताकि हर यानी एक समानता होनी चाहिए। भले पैसे वाला हो, आप बाद में दिला दो उसको, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, आप भले एक सोने की ईंट ईंट दिला दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शादी के टाइम सबकी नजरों में होता है, तो फिर एक कंपटीशन आता है कि इसके अगर 6 तोला लिया तो मेरे भी 7 तोला लूंगा। इसके ऊपर एक कुछ ना कुछ ऐसा इंतजाम या लिमिट होनी चाहिए। आप इसके ऊपर क्या विचार रखते हो, ताकि किसी को थोड़ी एक उम्मीद बंधे कि हाँ, देखो हम यहाँ बच सकते हैं। देखो ऐसा है कि 2013 के अंदर हमारे समाज की तरफ से एक लिमिट जो थी वो फिक्स की गई थी कि किसी भी शादी के अंदर कोई भी आधा केजी चांदी और 3 तोला सोने से ज्यादा नहीं लेकर के जाएगा। तो ये सॉरी सर, मैं आपका 2013 की सॉरी बात है। सर मैं आपकी बात काटता हूँ। सॉरी सर, मैं आपकी बात काटता हूँ। लिमिट तो बन जाती है, नियम बना देते हैं, लेकिन उसके ऊपर काम नहीं होता है सर। काम होना बहुत जरूरी है। फील्ड के ग्राउंड के अंदर जब अच्छा तक उसके ऊपर काम नहीं होगा, टीम नहीं बनेगी, तब तक ये पॉसिबल नहीं होगा। नहीं, देखो ऐसा है कि समाज के पास में कोई ऐसा पुलिस फोर्स तो है नहीं कि हमने पुलिस को हुक्म दे हाँ दिया कि फला आदमी ने जेवर को ज्यादा मांगा है, जाकर के उसको गिरफ्तार कर करके लेके आ जाओ। तो ये व्यवस्था तो हो नहीं सकती समाज के अंदर। समाज सिर्फ हुक्म पास कर सकता है और उस हुक्म को अगर थोक लेवल के ऊपर, थोक के जो अध्यक्ष बनते हैं वो अगर सख्ती से इम्प्लीमेंट करवाएं तो उसके अंदर महासभा के पदाधिकारी जरूर उससे मदद करेंगे। और वो थोक लेवल ही एक ऐसा सेक्शन है जहाँ से वो अपने आप को मजबूत कर सकते हैं और इस बुराई को वो रोक सकते हैं। लेकिन थोक के अंदर तो अभी तक तो जितने भी कानून लागू हुए 2011 से लेकर के अभी तक, किसी भी कानून को हमारे समाज के लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। और मैं तो ये मानता हूँ कि इसमें हमारे जो युवा है, युवा अगर ये सोच ले कि हमारे को इस बुराई से बाहर निकलना है तो समाज की कोई भी ताकत उनको रोक नहीं सकती है कि बुराई से बाहर ना निकले। लेकिन युवा खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं कि नहीं, मेरे तो डीजे बजना चाहिए, मेरे तो घोड़ी आनी चाहिए, मेरे हाथी आना चाहिए, मेरे तो बीवी के इतने जेवर होने चाहिए। अब नहीं आते हैं तो मैं तो फांसी खा रहा हूँ, मैं तो लटक रहा हूँ, मैं तो मर रहा हूँ। तो युवाओं को थोड़ा अवेयरनेस के लिए हमें अवेयरनेस कैंप चलाने की जरूरत है। और उसके साथ साथ में सोशल मीडिया के थ्रू जिस प्रकार से कोशिशें हो रही, उस प्रकार से अगर युवा अपनी इन सारी कोशिशों को देख करके थोड़ा समझेंगे तो मेरा मानना है कि युवा जिस दिन बुराइयों से दूर हो जाएंगे तो समाज की सारी बुराइयां अपने आप ही खत्म हो जाएगी। समाज के अंदर देखो, कमाने वाला युवा है, गमाने वाला युवा है, जी सर। समाज को ऊपर उठाने वाला युवा है, समाज को नीचे गिराने वाला युवा है। और अगर समाज के अंदर जो नियम बनते हैं उन नियमों को मानने वाला भी युवा है और उसकी धज्जियां उड़ाने वाला भी युवा है। तो सब मेरी तरफ से जो भी डिपेंडेंसी होगी वो युवाओं के ऊपर डिपेंडेंसी है। युवा जिस दिन चाह लेंगे कि हमको ये करना है तो हमारे पास में नवयुग मंडल है। नवयुग मंडल के मार्फत हम एक अवेयरनेस कैंप चलाएंगे, लोगों को अवेयर करेंगे और अवेयर कर करके लोगों के अंदर एक जागृति पैदा करेंगे कि जेवर शादी के टाइम पे देने से या ये बुराइयां लाने से या एक दिन शादी के अंदर आप बहुत बड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी की जगह पे फॉर्च्यूनर लेकर के आओगे, 51,000 30,000 रुपया उसका दोगे, तो वो आप ही के ऊपर कर्जा है, किसी और के ऊपर नहीं है। तो एक दिन का राजा बनने बन कर करके जिंदगी भर अगर आदमी भिखारी बन के रहे तो वो तो अच्छी बात नहीं है।
मैं यही कहूंगा कि लेकिन सर युवाओं कभी के कभी लिए ऐसा होता है ना अवेयरनेस कैंप का कि होना जरूरी है। जी सर, लेकिन ये जो मतलब जो महासभा की कार्यकारिणी टीम होती है, जैसे 51 मेंबर की है या और ज्यादा होंगे, उनमें से हाँ, ज्यादातर नियम तोड़े जाते हैं, क्योंकि फिर वो पैसे का रोप के हिसाब से या बोल रहे बच्चे नहीं माने, उनके ऊपर सख्ती ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जो कंट्रोल करता है, जो लीडरशिप है, वो मजबूत होनी चाहिए पहले, उसके बाद हम किसी चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ग्राउंड के अंदर। मैंने तो अभी अध्यक्ष बनने के साथ ही तुरंत ही बता दिया था कि जो समाज के नियम है, तो हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं उन सभी ने समाज के नियमों को मानने और मनवाने की इन्होंने कसम खाई है। और अल्लाह और कुरान को हाजिर नाजिर रख करके इन्होंने कसम खाई है। अगर अल्लाह और कुरान को हाजिर नाजिर रख करके ये कसम खाते हैं और उसके बावजूद अगर ये तोड़ देते हैं, तो ये ना तो अल्लाह के हैं और ना कुरान के हैं। तो ऐसे लोगों को हम, जैसे ही पता लगेगा हमारे को कि हमारी कार्यकारिणी में से किसी आदमी ने नियम तोड़ा है, तो हम तुरंत उसकी डांग को उसके बारे में लेटर देंगे और उसको बर्खास्त करने का पूरा पूरा काम करेंगे। दूसरी चीज सर, ये मेरा पर्सनल सवाल है, बाकी सवाल तो मैंने लिए है कि मैं कर्नल साहब से जुड़ने वाला हूं, तो अगर कोई सवाल हो तो ये मेरा पर्सनल सवाल है सर। जैसे अभी अध्यक्ष पद के चुनाव हुए, उसमें 600 मेंबर या 619 मेंबर के वोट पड़ते हैं, इनकी संख्या नहीं बढ़ा सकते सर? पॉसिबल नहीं है? अगर जितनी संख्या ज्यादा होगी उतना पॉसिबल होगा कि और मतलब बेहतर व्यक्ति को हम चुन के ला सकते हैं, जैसे अभी आप आए, मतलब और ये संख्या बढ़ने का क्या प्रोसेस है सर, सदस्य बढ़ाने का? अभी देखो, एक्चुअल ये जब मैं रिटायरमेंट आया था तो 2016 के अंदर ये हमारी संख्या टोटल 200 की थी। अच्छा। टोटल 200 मेंबर ही हमारी महासभा के अंदर थे और वो 200 लोग ही लोगों को इलेक्ट करते थे। तो मैंने इनको प्रपोजल दिया, भाई कम से कम 4000 आदमी होने चाहिए, लेकिन 4000 पॉसिबल नहीं बिल्कुल। हो पा रहे थे। तो इन्होंने ये बताया कि भाई कोई भी आदमी 300 रुपए देकर के मेंबर बनने के लिए तैयार ही नहीं होता। जबकि ग्राउंड रियलिटी कुछ और थी, लेकिन बातें कुछ और हो रही थी। और बहुत से लोगों को तैयार करना पड़ता था यार कि आपके थोक से 5 मेंबर दे दो, आपके थोक से इतने मेंबर दे दो। तो जैसे तैसे कर करके अमेंडमेंट के अंदर 600 मेंबर किए। 19 मेंबर तो हमारे जो है वो संरक्षक लोग हैं, जिसमें हमारे खान साहब, ठाकुर साहब और हमारे पूर्व सचिव और पूर्व अध्यक्ष हैं। एक्चुअल मेंबर तो हमारे पास में 600 है। तो 600 का इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है डांग वाइज। तो अभी हम कोशिश ये करेंगे कि हम अपने पूरे एरिया के अंदर, हर गांव के अंदर जाएंगे और वहां जाकर के वहां के जो जिम्मेदार साथी है उनसे हम पूछेंगे कि आप कितने आदमी, अगर हम फीस बढ़ा देते हैं 300 की जगह, अगर हम 1000 कर देते हैं या 2000 कर देते हैं या 5000 कर देते हैं, तो आपके गांव से इतने पैसे देकर के कितने लोग जुड़ सकते हैं। अगर हमारे को कंफर्मेशन मिल जाएगी हर गांव से कि इस गांव से इतने आदमी मिल जाएंगे, तो हम इसका प्रस्ताव पास करा कर करके मेंबर बढ़ाने का इन 3 साल के कार्यकाल के अंदर जरूर कोशिश करेंगे। और मेंबर तकरीबन तकरीबन सर इसमें 3-4 हजार सिर्फ करने का मेरा इरादा है। इसमें इसमें सिर्फ वोट देने का ही नहीं, बाकी और सारे फायदे हैं, जैसे कि अभी 600 मेंबर है, जब का हमें समाज किसी परेशानी में फंसती है, हमें किसी के साथ यानी एक जगह कहीं बैठना पड़ता है, तो 600 में से आधे आते हैं। अगर इसकी जगह 4000 होंगे, कम से कम 2000 लोग तो वहां हाजिर हाजिर होंगे जब समाज को जरूरत होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल था कि बिल्कुल। अगर 4000 हो या 5000 हो, समाज को इससे फायदा है। बात फीस की नहीं है, फीस तो चलो ठीक है, एक व्यक्ति जो मेंबर बनता है समाज के लिए 300 की जगह 500 भी देगा, या हो सकता है किसी हर गांव से होना चाहिए, थोक वही भले कम ज्यादा हो, लेकिन कम से कम 3 से 4000 मेंबर होने चाहिए, ताकि समाज को जब जरूरत पड़े तो जहाँ 500 लोग हैं वहां 2000 लोग मौजूद हो। हमारा प्लानिंग यही है। अभी हम इस चीज का सर्वे करेंगे और सर्वे करने के बाद में फिर हम कार्यकारिणी के अंदर अप्रूवल लेकर के इसको संविधान के अंदर मेंशन करने की कोशिश करेंगे। प्लान मेरा ये है कि कम दूसरी से कम चीज सर 5000 की आदमी हमारे होने। दूसरी चीज सर की आप अध्यक्ष हो समाज के, आप फिलहाल 3 साल आप मतलब एक बेहतर जो आपकी सोच है, आप कोई भी जिस पद पे आता है तो एक बेहतर सोच लेके आता है, बेहतर बनाने के लिए। मैं ये चाहता हूं कि आपको कोई भी फोन करे या कोई अपनी पक्ष के लिए अगर आपको पक्ष में करे, आप आपका काम करें, क्योंकि पहले हमने बहुत बार देखा है या सुना होगा कि कुछ ना कुछ ये इसका खास है, ये सब खास है सर, एक परिवार है समाज। आपका काम है आपको निष्पक्ष रूप से देखकर उस चीज के ऊपर काम करना। कोई खास नहीं है और कोई दूर भी नहीं है। बहुत सारी शिकायतें सुनते हैं, हम देखते भी हैं, क्योंकि हम युवाओं के साथ बैठते हैं तो कोई ना कोई बात होती है, हर कोई खुल के नहीं बोलता है, लेकिन उन्हीं युवाओं से मैं एक हूँ। लोग कहते हैं कि किसी एक आदमी के ऊपर डिपेंड है 10 साल से या 20 साल से, या कोई 5 आदमी के ऊपर डिपेंड है। ऐसा नहीं होना चाहिए। 3 साल के अंदर से आपको जिम्मेदारी मिली तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कार्यकारिणी को लेकर कैसे चले और समाज को कैसे आगे लेके जाए। बिल्कुल सही बात है। और मैंने जिस दिन विनर घोषित हुआ था, चुनाव हुए थे, उसी दिन मैंने बता दिया था
कि भाई मेरे लिए जिन्होंने वोट दिया वो भी और जिन्होंने वोट नहीं दिया वो भी, मैं सबके लिए अध्यक्ष हूँ और बिना किसी प्रभाव के और बिना किसी इम्प्रेशन के मैं काम करूंगा। ना तो मैं किसी प्रभाव में दबूंगा और ना किसी के साथ में पक्षपात करूंगा। लेकिन हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें से हर एक आदमी को तो मैं सेटिस्फाइड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं बिल्कुल। निष्पक्ष भाव पर काम करूं और हर एक को मैं बराबर इक्वलिटी का दर्जा दूं। ये मेरी कोशिश रहेगी। लेकिन ये हर चीज को ये हर मैंने इसलिए आदमी के बोला है अलग सर। अलग। हाँ बोल रहे हूँ। जी जी। अब ये मैंने इसलिए बोला कि अभी 4-5 दिन पहले जैसे आपका कोई स्वागत प्रोग्राम था, होता है आपका हर डांग में जाना होता है, वहां पे वाजिद खान साहब ने कुछ शब्द बोले थे। उससे काफी लोगों को दिक्कत हुई कि अध्यक्ष साहब की मौजूदगी में इस तरह के शब्द बोलना, शायद अध्यक्ष साहब को रोकना टोकना चाहिए, जो भी मसला मसाइल मसाइल हो। क्योंकि वहां एक समाज की मीटिंग थी, ना कि कोई राजनीतिक मीटिंग था कि वहां राजनीतिक के शब्द बोले गए और फिर किसी को अलग थोड़ा, किसी को सब चुभे है, बुरे भी लगे। तो ये आपकी मौजूदगी में हुआ है, तो आपको भी वहां रोकना टोकना चाहिए, क्योंकि फिर वो एक हो जाता है कि फेवर है सही। नहीं देखो ऐसा है कि वहां पे हमारे को एज ए गेस्ट बुलाया गया था और मान सम्मान का जो जी जी। था वो प्रोग्राम उन्होंने किया था। और उसके अंदर वाजिद भाई ने अपना तकलीफ रखी थी। एक यूनिटी की बात चल रही थी कि भाई हमारे को समाज को एक यूनाइट होकर के रहना है। तो यूनिटी के ऊपर बात चलते चलते उन्होंने यही बताई कि पॉलिटिकली जब हम एक होने की कोशिश करते हैं तो उस समय हमारे कौम के बहुत से लोग जिन्होंने जो 2 बार उन्होंने चुनाव लड़े हैं तो उनका एक्सपीरियंस है। और जिन जिन लोगों ने उनको तकलीफ बिल्कुल। दी है तो उन्होंने बगैर नाम लिए हुए उन्होंने ये बताया कि ये समाज की एकता के अगेंस्ट में है। अब उसकी वजह से उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष का नाम तो लिया नहीं था। अगर व्यक्ति विशेष का नाम लेते तो मैं वहां पे तुरंत टोक देता। उन्होंने बोले कि उस टाइम के जो लोग थे, उस टाइम के जो पदाधिकारी थे, तो उस टाइम के जो थे तो उनको परेशानी हुई होगी, जरूर हुई होगी। लेकिन मेरे हिसाब से किसी भी प्रकार का नाम लेकर के लांछन नहीं लगाया गया और ना ही दादा का किसी का नाम लेकर के कुछ बोला गया था। क्योंकि मैं वहां पे कंप्लीट टाइम बैठा हुआ था और मैंने सुना था। और उसके अंदर ना उन्होंने किसी का नाम लिया ना किसी के ऊपर इस प्रकार के, उन्होंने सिर्फ एक बोला कि गद्दारी की। ये शब्द उन्होंने बोली है। हाँ, नहीं, वो जो भी देखो, हर हर इंसान की कोई ना कोई पीड़ा होती है, कहीं ना कहीं जाहिर करते हैं, एक अच्छा माहौल देखते हैं, उसके बाद जाहिर करते हैं कि वो बात ज्यादातर लोगों तक पहुंचे। लेकिन सर, आपकी मौजूदगी में एक समाज की मीटिंग है, वह समाज तक होना चाहिए। अगर राजनीति का, अगर अभी वोटिंग का टाइम होता, इलेक्शन का टाइम होता, फिर हम कहीं रैली में जाते हैं, वो बात अलग होती है। लेकिन शायद लोगों को बुरा लगी है बहुत, क्योंकि हम बातें करते हैं, मिलते हैं, हम भी अलग अलग ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो वहाँ बातें होती है। ये एक खुला मैसेज है कि मतलब ये आपकी जिम्मेदारी है, और शायद आगे से ऐसा ना हो कि समाज की किसी भी मीटिंग में पॉलिटिक्स की बात ना हो। मतलब ये इलेक्शन की या इस तरह की, इससे समाज टूटता है सर, जहां तक मेरी समझ है। देखो ऐसा है कि पॉलिटिक्स तो हमारे समाज के बगैर चल नहीं सकती और पॉलिटिक्स के बगैर समाज नहीं चल सकता। क्योंकि पॉलिटिक्स के अंदर जब तक हमारे जी आदमी जी। जाएंगे नहीं तब तक हमारे पास में पावर आएगी नहीं। अब पॉलिटिक्स में जाने के लिए हमारे को सबसे पहले वोटों की पावर दिखानी पड़ती है। तो वोट जब हमारे जी पड़ते जी। हैं तो उसी समय अगर हम अपनी पावर नहीं दिखा करके वहां पे हम डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं तो ऊपर को जो पॉलिटिकल पार्टीज बैठी हुई है उन पॉलिटिकल पार्टीज के पास में क्या मैसेज जाएगा? यही जाएगा ना कि दे ऑल आर नॉट यूनाइटेड एट ऑल। ये एक संगठित है ही नहीं। जब तक कोई परिवार संगठित नहीं होगा या कोई समाज संगठित नहीं होगा तब तक उसकी तरफ में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फोकस नहीं करेगी। पॉलिटिकल पार्टी क्या देखती है? पॉलिटिकल पार्टी देखती है समाज कितना मजबूती के साथ में खड़ा है उस बंदे के साथ में। अगर समाज के मेन मेन जैसे आज मैं हूं और मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के इन्फ्लुएंस में आ जाता हूं या अपने आदमी के खिलाफ में चला जाता हूं, अपने आदमी को हमें विधानसभा में पहुंचाने के लिए एक जो जज्बा हो रहा है उस जज्बे में पूरी कौम लगी हुई है और मैं अध्यक्ष होने के नाते अगर उसके खिलाफ जाता हूँ और मैं बोलता हूँ नहीं मैं तो कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट हूँ और मैं सिर्फ कांग्रेस का ही रहूंगा, तो इसमें समाज कहाँ आ गया? फिर तो पॉलिटिकली पॉलिटिक्स भारी होगी, समाज से ज्यादा पॉलिटिक्स होगी। तो इसलिए मैं तो यही जी सर। कहूंगा कि लेकिन ये इश्यू जो है इन इश्यू को ज्यादा कोई हवा ना दे। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से अगर टिकट लेकर के आता है किसी नेशनल पार्टी से, तो नेशनल पार्टी से टिकट लाता है तो हमारे सारे मतभेद भुला करके के हमारे आदमी को हमें विधानसभा में पहुंचाने के लिए भरपूर मेहनत करनी चाहिए। जिस प्रकार से अदर दूसरे कौमों के अंदर करते हैं कि उनको पार्टी से कोई मतलब नहीं होता, उनको उनका कैंडिडेट विधानसभा में या लोकसभा में पहुंचना चाहिए, वो उनका मतलब होता है। तो हमारा भी मतलब यही होना चाहिए कि हमारा कैंडिडेट कहीं से भी टिकट लेकर के आए तो हम अपनी पार्टी को और आपसी मतभेदों को भुला कर करके हम हमारे आदमी को विधानसभा में या लोकसभा में पहुंचाए।
तो सर जैसे अभी 2028 में इलेक्शन आने वाला है, और तो ये समाज की तरफ से सेलेक्ट किए जाएंगे मेंबर, या फिर अगर कोई अ, अगर ग्राउंड में आता है तो फिर कैसे डिसाइड होगा कि जैसे 5 लोग खड़े हैं एक विधानसभा में, तो फिर कैसे डिसाइड होगा कि समाज इसके साथ खड़ा है? देखो, एक विधानसभा के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी होगी, वो 5 टिकट तो देगी नहीं। एक पॉलिटिकल पार्टी तो एक ही जी टिकट सर। देगी। और जो नेशनल पार्टी है, उस नेशनल पार्टी से जो टिकट लेकर के आ जाता है अपना समाज का बंदा, अपने बलबूते पे, उसके अंदर समाज को कहीं भी वो इन्वॉल्व ना करे, खुद जाए, अपनी जान पहचान जहां तक बना सकता है वह बनाए, और बना करके टिकट ला करके समाज को जिस दिन वो दिखा देगा महासभा के मंच के ऊपर, कैसा मेरे को ये टिकट मिल चुका है और समाज मेरे साथ में जुड़ जाओ, तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि 100% समाज उसके साथ में जुड़ेगा। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल। का जो टिकट लाए वो नेशनल पार्टी होनी चाहिए, ना कि कोई राइट लेफ्ट की। जी जी। लेकिन समाज इसके सर अंदर जो जैसे है कि ना अभी कि आपने समाज, एक मिनट, जिसमें कि जी जी समाज कोई मदद जी जी करेगा, तो समाज की मदद तो वहां चलती नहीं है ना, क्योंकि समाज का आदमी जाकर के वहां पे एक अध्यक्ष है, और हमारे 10 आदमी अगर दावेदारी कर रहे हैं तो मेरे लिए तो वो 10 के 10 बराबर है, तो मैं तो किसी के जी साथ जी में वही। जाऊंगा नहीं। लेकिन उन 10 आदमियों में से जो आदमी टिकट लेकर के आ जाएगा, सारा का सारा समाज उसके साथ में लग जाएगा, और ये हम एक महासभा मंच से फरमान भी जारी कर देंगे, भाई अपने आदमी को विधानसभा में पहुंचाने के लिए सभी जोर लगा दो। तो सर ऐसा होता है कि किसी जैसे अभी इलेक्शन आ रहा है, और यानी कोई व्यक्ति विशेष टिकट मांगने जाता है, या फिर समाज अपने लेटर पैड पे लिख के नाम देते हैं कि ये हमारे व्यक्ति है, इनको टिकट, अगर अगर हमारे समाज में अगर किसी को टिकट देते हैं विधानसभा से तो ये व्यक्ति है, ऐसा होता है, या फिर व्यक्ति अपने स्वयं से अपनी मर्जी से जाता है पार्टी के पास? देखो, अभी तक तो हमारे यहीं से ऐसे करते आए कि लेटर पैड पे देते आए हैं, लेकिन वो देने का किसी प्रकार का आज दिन तक तो कहीं कोई रिजल्ट आया नहीं है। तो लिख के देने से कुछ नहीं होता है, बहुत सारे समाज या हर एक समाज लिख लिख करके देता रहता है, और लिख कर करके उसके अंदर एक व्यक्ति विशेष का नाम डाल वो नहीं सकता है, वो अपने समाज के लिए सिर्फ डिमांड कर सकता है। अब मैं यहाँ से नाम डाल करके नहीं दे दूंगा कि भाई कि इस एक आदमी को आप टिकट दे दो। हमारे जो भी कैंडिडेट है जो लड़ना चाहता है, वो अपनी पहुंच ऊपर तक खुद पहुंचाए, खुद जाए, अपनी पहचान बनाए, अपना टिकट लेकर के आए, और बीच में अगर जरूरत पड़ती है कि समाज की तरफ से थोड़े से सपोर्ट की जरूरत है कि आपका समाज कितना है, तो यस, वो हम बता सकते हैं कि हमारा समाज इस कंस्टिट्यूंसी में इतना है और इतने आदमियों को हम जिता सकते हैं। अभी तक तो यही आया कि हम किंग मेकर जरूर हैं, लेकिन किंग बनते नहीं है। जी सर। तो इसके ऊपर आपका क्या सहयोग रहेगा, अगर कोई व्यक्ति की पहचान अच्छी है और पार्टी तक उसकी सुनाई हो रही है, और फिर अगर वो आके कह, अगर टिकट देने से पहले, क्योंकि टिकट देने से पहले बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, पार्टी के ऊपर दबाव भी बनाया जाता है, और लास्ट टाइम में अगर नहीं देते, अगर किसी भी व्यक्ति को अगर पार्टी टिकट नहीं देती है नेशनल, तो पार्टी चेंज करने का ऑप्शन नहीं जरूरी हम किसी एक ही पार्टी के पीछे रहे, हम ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं? देखो, स्मार्ट कॉम तो वो है जो कि ऑप्शन को चेंज कर करके रखे, किसी एक के गुलाम बन करके ना वही तो रहे। मैं, बस वही है मेरा यही नजरिया है कि कोई जरूरी है कि हम एक ही पार्टी, नेशनल पार्टी कोई भी नहीं, XYZ, हम एक ही पार्टी के पीछे बिल्कुल। आस लगाए बैठे और हर बार निराश हो? हमें चेंज करना हो सका मेरा हम 5 साल पीछे जाए, यही होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। आज हमारे को जो नुकसान हो रहा है वो सिर्फ इस एक ही विचारधारा की वजह से नुकसान हो रहा है कि हम एक ही झंडा लेकर के घूम रहे हैं और एक ही डंडा पकड़े हुए हैं। हम ना तो उस झंडे को छोड़ने के लिए तैयार है, ना और डंडे को छोड़ने के लिए तैयार है। तो हमारे को पॉलिटिकल पार्टियों को सस्पेंस में रखना पड़ेगा कि ये इधर भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं, तब जाकर के वो हमारे को टिकट देने के लिए कुछ विचार करेंगे। नहीं तो आज भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंट है कि ये लोग हमें वोट करेंगे नहीं, और कांग्रेस ये कॉन्फिडेंट है कि ये हमें छोड़ करके कहीं जाएंगे नहीं। तो फिर बीजेपी हमें क्यों देगी और कांग्रेस भी हमें क्यों देगी? हमें तो इन दोनों की दोनों पॉलिटिकल पार्टीज है, लेकिन इनको कंफ्यूजन में रखना है कि भाई जो हमारे आदमी को टिकट देगा हम उसके साथ में रहेंगे। हमें पार्टी से मतलब नहीं है, हमारे अपने बंदे को विधानसभा में पहुंचाने से हमारा मतलब है। जी सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करें। एक बार मैं फिर से वापस स्टार्ट में जो आपने बताया है कि आपके 3 बड़े प्लान, 3 बड़े सपने जो इंशाल्लाह पॉसिबल होंगे, स्कूल, और क्या बताइए सर, मेडिकल, तीसरा स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल। हॉस्पिटल। स्कूल, तो कॉलेज, हॉस्पिटल। मेरा फिर से, जी जी जी, स्कूल का और हॉस्पिटल का सर, क्या क्या ये पॉसिबल कैसे होगा? इसमें तो बहुत बजट की जरूरत पड़ेगी सर।
देखो बजट, आप हमारी कौम की पॉपुलेशन कितनी मानते हो? लगभग 1 मिलियन से ज्यादा ही है। नहीं, मैं इसको मानता हूं कि 5 लाख है। 5 लाख हम पॉपुलेशन मानते हैं। 5 लाख में से हमें 10% आदमी मिल जी सकते हैं जो कौम के लिए पर डे 3 रुपया खर्च कर सके। बिल्कुल सर, बहुत हमारे समाज के लोग बिजनेसमैन भी है, तो हर फील्ड में है। मतलब ठीक है, वो समाज के नहीं तो सामने नहीं हो, नजर में नहीं हो, लेकिन जब भी समाज को जरूरत पड़ती है वो लोग हाजिर रहते हैं। जब उनको याद करते हैं वो तो हाजिर रहते हैं, बाकी अपने काम में बिजी रहते हैं, लेकिन जब जब किसी को याद किया है, किसी ने निराश नहीं किया। तो हमारा प्लानिंग ये है कि हमारी कौम की 5 लाख की पॉपुलेशन है। इस 5 लाख की पॉपुलेशन में से हम 10% लोगों को पकड़े जो हमारे को पर जी डे सर। 3 रुपया देते हैं। मतलब साल का 1,000 रुपया बनता है। तो पहले साल में अगर हमें जी सर। 50,000 आदमी 1,000 रुपया देते हैं तो हमारे पास में कितना रुपया इकट्ठा हो जाता? 5 करोड़। जी सर। करो कैलकुलेट। 5 करोड़ हो गया ना? तो 5 करोड़ से हम अपना स्कूल खड़ा कर सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबल है सर। हाँ, तो अब अगर ये सिलसिला हम 3 साल तक लगातार रखें तो एक 5 करोड़ में हमारे स्कूल पहले साल में स्कूल तैयार हो गया, दूसरे साल में हमारा हॉस्पिटल तैयार हो गया और तीसरे साल में हमारा कॉलेज भी तैयार हो गया। तो जब स्कूल तैयार हो जाएगा तो तीसरे साल तक जी सर। कॉलेज स्कूल भी हमें बेनिफिट देने लग जाएगी। जी सर। तो हमें सिर्फ 50,000 लोगों की जरूरत है जो पर डे 3 रुपया समाज के नाम पे दे सके। तो ये सिस्टम हम डेवलप बिल्कुल करने की बिल्कुल। कोशिश करेंगे। और ये सिस्टम अगर युवाओं के समझ में आ गया और युवा समझ पाए और 1,000 रुपए के हिसाब से 50,000 लोगों ने अगर हमारे को पहले साल में दे दिया तो पहले साल में हमारा स्कूल तैयार हो जाएगा, दूसरे साल के अंदर हमारा हॉस्पिटल तैयार हो जाएगा। या पहले में जो प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी प्रायोरिटी फर्स्ट एजुकेशन है और वो भी क्वालिटी जी एजुकेशन। जी बिल्कुल, ये तो जरूरी मैं भी है सर। क्योंकि आज हमारी जो एजुकेशन तो जरूर है बट दैट इज नॉट अप टू द मार्क, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। आज हम कहीं भी कंपटीशन में जाते हैं पीछे हो जाते हैं। उसका कारण यही है कि हम पढ़े जरूर हैं लेकिन सीखे कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। सर बहुत उम्मीदें हैं आपसे, और पूरे युवाओं की नजर है आपके ऊपर, क्योंकि हर बार नई उम्मीदें लगाते हैं और उम्मीदें टूटती हैं, हर बार नई उम्मीद लगाते हैं। उतना नहीं हो पाता है जितनी उम्मीद लगाते हैं, लेकिन इस बार और ज्यादा उम्मीदें लगाइए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप उन युवाओं की उम्मीदों पर खरे उतरे, समाज की उम्मीदों पर खरे उतरे, हर एक बुराई को खत्म करने के लिए प्रयास करें, मेहनत में कसर ना छोड़े, हम यही उम्मीद करते हैं। और समाज आपसे बहुत, मतलब एक आंखें फाड़ कर देख रहा है एक तरफ से, तो हमारी यही उम्मीद है और हमारी दुआ भी है, और जहां हमारी जरूरत पड़ेगी हम साथ भी हैं। बस आप आपके जो बनाए हुए फॉर्मूले हैं उनके ऊपर काम शुरू करें, क्योंकि वक्त फिर कहता हूं कि बहुत कम है। और अगर शुरू हुआ काम अगर बच जाता है तो वो हो जाता है, लेकिन शुरू करना ये बहुत जरूरी होता है सर। बिल्कुल, हम इस काम के ऊपर बिल्कुल लगे हुए हैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि हमने 2 साल के अंदर गौरव सेनानी विकास समिति के लिए 1.5 बीघा हमने जमीन खरीद लिया। उसके ऊपर हमने 90 lakhs का हमने कंस्ट्रक्शन करवा दिया और 8 प्रोडक्ट उसके अंदर हमने लॉन्च कर दिए हैं। तो अगर हम यहाँ पे सिर्फ 500 आदमियों की मदद से इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर सकते हैं तो जब हमारे पास में 50,000 आदमियों की मदद मिल जाएगी तो क्या हम ये सारे काम नहीं कर पाएंगे? अब जरूरत है कि हमारे प्लान को बिल्कुल सर, कोई 50,000। हमारे प्लान को लोग जो समझे और समझ करके कि इसके अंदर हमारा हाथ बटाने के लिए आ गया है, वो टांग खींचने के लिए नहीं आ गया है। जैसे कि हमारे समाज के अंदर अमूमन होता है कि कोई भी अच्छा काम करने लग जाओगे तो आपकी टांग खींचने वाले ज्यादा हो जाएंगे और सपोर्ट देने वाले कम हो जाएंगे। और कुछ लोगों के इन्फ्लुएंस की वो वजह ये से सर, जब वो आपने गौरव सेनानी विकास समिति की जब आपने नींव रखी थी, उस वक्त हो सकता है आपके आसपास कोई ना हो, लेकिन आपने शुरुआत की, लोग जुड़ते गए और आज इस मुकाम पे हैं। जो आपने सपने अभी समाज के लिए देखे हैं, हो सकता है शुरुआत में आपके आसपास कोई ना हो, आप शुरुआत करें, लोग जुड़ते रहेंगे, ये सपना भी पूरा होगा, और ये हम सब के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। आने वाला बच्चों के भविष्य का सवाल है, और हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप समाज के लिए जिस तरह की सोच रखते हो, सलाम है आपकी सोच को, सैल्यूट है। आज आपने वक्त दिया हमारे लिए, हमें बहुत अच्छा लगा। लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, युवाओं को एक अच्छी गाइड मिलेगी, जो समाज में जो लोग भटके हुए हैं, या हो सकता है किसी की समझ इस लेवल पे नहीं है, वो भी इस चीज से जुड़ेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपका सपना बहुत पूरा हो। हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं, हमारी जहां भी जरूरत होगी, सोशल मीडिया के जरिए, फील्ड में, ग्राउंड में, हम हमेशा आपके साथ हैं। 50,000 नहीं, हम उम्मीद करते हैं 1 लाख लोग इस मुहिम से जुड़ेंगे, और कौम का ये सपना पूरा होगा। आपके साथ है, आप बस हौसला रखें, हिम्मत रखें,
और जहां आपको लगे कि यहाँ मुझे उम्मीद है वहां आप टूट पड़े सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, आपने आज वक्त दिया, हमें बहुत अच्छा लगा। और हमें उम्मीद थी, इसलिए हम आपको काफी टाइम से मैसेज भी कर रहे थे, लेकिन हमें पता है कि अभी भी इलेक्शन जीते हैं तो हर जगह जाना मिलना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम 5 दिन बाद बात कर लेंगे, लेकिन वहां का सर को वक्त पे पहुंचना जरूरी होता है, क्योंकि सभी लोगों को मैंने फिर कहा कि उम्मीदें बहुत है और वक्त बहुत कम है, तो बिजी रहेंगे 3 साल। मैं चाहता हूं कि आप ऐसे ही बिजी रहो समाज के लिए। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर।